नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का विश्लेषण उपन्यास के नारी पात्रों के संदर्भ में करेंगे। गुनाहों का देवता जैसे बहुप्रशंसित उपन्यास, कनुप्रिया जैसी चर्चित काव्यात्मक कृति, अंधायुग जैसे महत्वपूर्ण गीति नाटक के रचयिता और धर्मयुग जैसी पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती का दूसरा उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। यह उपन्यास शैल्पिक तकनीक और प्रेम कहानियों से उपजे अनूठे निष्कर्षों को लेकर स्वातंत्र्योत्तर हिंदी जगत में अपनी अलग पहचान बनाता है। सन 1952 में प्रकाशित सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास लघु कलेवर में बहुत से पात्रों की कहानियां कहता है, वो चाहे पुरुष पात्र हों या स्त्री पात्र हों। परंतु इस उपन्यास में जीवन की कहानी को 3 प्रेम कहानियों के माध्यम से 7 दोपहरों में सुनाया गया है। इन प्रेम कहानियों के केंद्र में 3 स्त्रियों की उपस्थिति है, जमुना, लिली और सती। ये तीनों स्त्रियां कथा के मुख्य पात्र माणिक मुल्ला के जीवन में आती हैं और उससे माणिक अपने साथियों को अतीत में घटी घटनाओं को कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हुए जीवन के कुछ निष्कर्ष करता है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में चित्रित नारी, यदि हम इस बिंदु पर विचार करें तो ये पाते हैं कि ये उपन्यास अनेक स्त्रियों के माध्यम से कथा की गतिशीलता को आकार देता है, और न सिर्फ आकार देता है बल्कि उसमें विभिन्न नाटकीय मोड़, वैचारिक परिप्रेक्ष्य, अंतर्विरोध, द्वंद्वात्मक विधान और सामाजिक यथार्थ के विविध रूप उपन्यास में चित्रित स्त्रियों के संदर्भ में उद्घाटित होते हैं। उपन्यास में नारी इस विषय का दूसरा जो प्रमुख बिंदु है वो ये है कि उपन्यासकार ने इसमें हर वर्ग की स्त्री की कथा को आधार बनाया है। उपन्यास की कथा में उच्च, मध्य और निम्न वर्ग की स्त्रियों की उपस्थिति दिखाई देती है। इस प्रकार तीनों वर्गों की उपस्थिति के चलते उपन्यास सामाजिक आर्थिक यथार्थ को व्यापक फलक पर सामने लाने का प्रयास करता है। उपन्यास में प्रमुख स्त्री पात्र हैं लिली, जमुना और सती। ये पात्र क्रमशः उच्च, मध्य और निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपन्यास में इन प्रमुख स्त्री पात्रों के अतिरिक्त भी अनेक स्त्री पात्र हैं जो उपन्यास के प्रवाह और घटनात्मक स्थितियों के बीच अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते दिखाई देते हैं। इनमें जमुना की माँ की दूर की रिश्तेदार रामो बीबी, तन्ना की मृत माँ, तन्ना की मुंह बोली बुआ, उसकी बहनें, माणिक मुल्ला की भाभी, लिली की माँ, लिली की सखी कम्मो और बेहद संक्षिप्त भूमिका में अस्पताल की नर्स। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उपन्यास में 14 स्त्री पात्र हैं। सुविधा की दृष्टि से हम इन पात्रों की 4 श्रेणियां बना सकते हैं। जैसे पहली जो श्रेणी है जिसमें प्रधान स्त्री पात्र हैं जमुना, लिली और सती। दूसरे सहायक स्त्री पात्रों में जमुना की माँ, तन्ना की 3 बहनें, उसकी मुंह बोली बुआ, लिली की माँ, माणिक की भाभी और लिली की सखी कम्मो है। अति संक्षिप्त भूमिका वाले पात्रों में जमुना की माँ के रिश्तेदार रामो बीबी और नर्स, और अंतिम कोटि जो है सूच्य पात्र की वो तन्ना की मृत माँ। इस प्रकार विविध मनोवृत्तियों वाले इन स्त्री पात्रों की कहानियों, विभिन्न संदर्भों से उपन्यास न केवल भरा पूरा लगता है वरन यह पात्र कथा को अर्थ की दृष्टि से गंभीरता और वैविध्य भी प्रदान करते हैं। सुविधा की दृष्टि से ऊपर बताई गई 4 श्रेणियों के स्त्री पात्र उस भारतीय सामाजिक संरचना को सामने लाते हैं जहां स्त्री दोयम दर्जे की मानी जाती रही है, जो पुरुष के अधीन रहने को विवश है। इन 4 श्रेणियों में अंतिम 2 की बात करें तो बहुत संक्षिप्त भूमिका वाले स्त्री पात्रों में रामो बीबी अनब्याही जमुना के लिए अपने तिहाजू बुजुर्ग भतीजे का रिश्ता लेकर आती है। प्रत्यक्षतः जमुना की बढ़ती उम्र और विवाह की चिंता को जताती है और प्रकारांतर से अपने बूढ़े भतीजे की तीसरी बहू के रूप में जमुना की बात पक्की करने का प्रयास करती है। नर्स की क्षणिक उपस्थिति जमुना के बेटे के जन्म के प्रसंग में आती है जब वह उसके पति से इनाम पाती है। सूच्य पात्र के रूप में तन्ना की मृत ममतामयी माँ का जिक्र आता है। उपन्यास में यदि सहायक स्त्री पात्रों को देखा जाए तो यह स्त्री पात्र घर परिवार की समस्याओं से जूझते सामान्य स्त्री पात्र हैं, जो प्रकृति से परंपरागत, धर्म से भीरू, आचरण में नैतिक अनैतिक के मध्य संचरणशील हैं। ये सभी उस सामाजिक अनुकूलन के विवश शिकार हैं जिनके विषय में स्त्री चिंतक सिमोन द बुआ ने ठीक ही लिखा है, औरत पैदा नहीं होती, औरत बनाई जाती है। जमुना की माँ एक घरेलू स्त्री है जिसकी मुख्य चिंता 20 वर्ष की अनब्याही लड़की जमुना है। वह जानती है कि जमुना तन्ना से प्रेम करती है और नीच गोत्र के होने के कारण
जमुना का विवाह वह केवल इस शर्त पर करने को राजी होती है कि तन्ना उसका घर जमाई बन जाए। जमुना की माँ का गोत्र भले ही तन्ना से ऊंचा हो, पर घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। आर्थिक अभावों में जीती हुई जमुना की माँ उसका विवाह तिहाजू वृद्ध जमींदार से करने के लिए अपने पति से अड़ जाती है। मर्द और दीवार जितना पानी खाते हैं उतना पुख्ता होते हैं। उसका यह तर्क विशुद्ध रूप से पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता से आया है। एक तरफ बेटी की उम्र और दूसरी तरफ उसके दहेज की चिंता, दोनों समस्याओं से जमुना की माँ एक साथ मुक्ति पाती है। विवाहित समृद्ध जमुना से पति के बैंक के हिसाब में गड़बड़ होने के चलते आर्थिक मदद मांगने पर उसकी बेटी उसकी कोई मदद नहीं करती। जमुना की माँ उस मध्य वर्ग की पात्र कही जा सकती है जिसके विषय में मुक्तिबोध ने ठीक ही लिखा है कि जिसकी इच्छा हमेशा अपने से ऊंचे वर्ग में जाने की रहती है, लेकिन परिस्थितियां उसे घसीट कर उसके वर्ग से भी निचले वर्ग में पहुंचा देती हैं। उपन्यास के सहयोगी स्त्री पात्रों में तन्ना की 3 बहनें भी हैं। संस्कारजन्य स्त्री विवशताएं तन्ना की 2 बहनों में दिखाई देती हैं, जो उन्हें बचपन से ही प्रौढ़ बनाकर पारिवारिक कर्तव्यों की ओर उन्मुख कर देती हैं। तीसरी बहन जो शारीरिक रूप से अक्षम है वह कुंठित है। वह घिसट कर चलती है और अपनी कुंठा में पिता और मुंह बोली बुआ से भाई बहनों की शिकायत करके उन्हें दंड दिलवाती है। माँ का असमय निधन, रसिक और जल्लाद पिता महेश्वर दलाल के आतंक के साए में जीती तन्ना की बहनें उस असमानता मूलक सामाजिक संरचना की ओर हर पाठक का ध्यान आकर्षित करती हैं, जहां बेटियों के लिए आत्मनिर्भरता की जमीन तैयार करने वाले पारिवारिक मूल्य सिरे से तिरोहित हैं। तन्ना की इन 3 बहनों की गतिविधियों का संसार घर की 4 दीवारी या फिर जरूरी काम से बाहर जाना भर है। पिता के कठोर अनुशासन और मुंह बोली बुआ की निर्ममता में अपने चरित्र और मर्यादा की परीक्षा में झूलती ये बहनें असहाय नारियां हैं, अविवाहित, अशिक्षित और परनिर्भर नारियां। भारतीय पारिवारिक ढांचे में यह स्त्रियां उन सभी स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो घरेलू श्रम में अपना पूरा जीवन लगाती हैं और उसके उपरांत भी सम्मान के शब्द से वंचित रहती हैं। यह स्थिति आदि आबादी के संदर्भ में वैश्विक स्थिति भी कही जा सकती है। इसीलिए फ्रांसीसी चिंतक सिमोन द बुआ ने अपनी किताब स्त्री उपेक्षिता में लिखा है, स्त्री चाहे किसी भी स्थिति में हो, निम्न वर्ग की या उच्च कोटि की, बाहर के कामों के अलावा उसे घर का काम करना ही पड़ता है। तन्ना और उसकी बहनों की मुंहबोली बुआ, जिसे महेश्वर दलाल पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी सेवा टहल और बच्चों के पालन पोषण के लिए ले आया था, वह स्त्री बच्चों से खूब काम लेती है। घर का आर्थिक दायित्व संभालना, महेश्वर से बच्चों की शिकायतें कर उन्हें पिटवाना और महेश्वर से उसकी नजदीकी, यही जैसे उसके 3 मुख्य काम हैं। महेश्वर की दृष्टि बदलते ही बुआ को घर से निकाला जाता है। बुआ जाते हुए जेवर और कपड़े भी चुरा ले जाती है। घर आने पर बुआ का दबदबा और बाद में उसे कलंकित करके घर से निकाला जाना महेश्वर के रूप में पितृसत्ता का विद्रूप चेहरा सामने ले आता है, और साथ ही बुआ के अनैतिक विचलन को भी। उपन्यास के अन्य सहयोगी स्त्री पात्रों में लिली की माँ और माणिक की भाभी दोनों व्यवहारिक स्त्रियां हैं जो अपने परंपरागत स्त्री धर्म का पालन करती हैं और समय के अनुसार कुछ ठोस निर्णय लेकर परिवार को आपदाओं से भी बचाती हैं। लिली की मां संभ्रांत वर्ग की वैधव्य झेलती एक समृद्ध स्त्री है। बेटी का विवाह तन्ना से करती है, पर बेटी के पुत्र होने और महेश्वर दलाल की मृत्यु के बाद वह बेटी और नाती को घर ले आती है। तन्ना की आर्थिक स्थिति को लेकर वह असंतुष्ट है और किसी भी तरह बेटी का भला चाहना ही जैसे उसका मुख्य दायित्व है। इसी तरह माणिक की भाभी नियम धर्म का पालन करने वाली स्त्री है। सामाजिक लांछन से बचने के चलते सत्ती और माणिक के संबंधों के प्रति वह सचेत होकर एक निर्णायक भूमिका निभाती है। दोनों स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं हैं, पर जीवन के अनुभवों ने उन्हें भावुक नहीं बनाया है। इसी कड़ी में एक अन्य स्त्री पात्र है कम्मो। कम्मो जो लिली की बाल सखी है, पर उसमें लिली जैसी भावुकता नहीं है। कम्मो ठोस तर्कों के साथ खड़ी यथार्थवादी स्त्री पात्र है। उपन्यासकार ने उसकी 2 विशेषताओं की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित कराया है। एक तो वह यथार्थवादिनी है और दूसरी वह अभावुक है। भावुकता के संसार को अपनी उपहासात्मक दृष्टि से कमतर आंकने और जीवन के यथार्थ को बुद्धि और अनुभव की तुला पर तौलने की दृष्टि से वह अन्य स्त्री पात्रों से कुछ अलग दिखाई देती है।
कम्मों की भावुकता विहीन स्पष्टवादिता में लिली को विवाह के दिन रोते देखकर वह समझाती है, दुनिया की सब लड़कियां तो पैदा होकर ब्याह करती हैं, एक तुम अनोखी पैदा हुई हो क्या। उपन्यास की प्रमुख स्त्री पात्र अनेक कहानियों से गुम्फित एक संपूर्ण कथा के रूप में सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास कथावाचक माणिक मुल्ला की आप बीती कहानियों का ही वर्णन है। उसके जीवन में घटित कहानियों के केंद्र में 3 नायिकाएं हैं, जमुना, लिली और सत्ती। ये तीनों समाज के जो 3 वर्ग हैं, मध्य, उच्च और निम्न, उनका ही प्रतिनिधित्व करती हैं। तीनों का व्यक्तित्व भले ही स्वतंत्र हो, पर पाठक की दृष्टि से जब हम उस उपन्यास को पढ़ते हैं तो इनमें 3 साम्यताएं परिलक्षित होती हैं। पहली साम्यता, तीनों का व्यक्तित्व एक रेखीय न होना है। परिस्थितियों के परिवर्तन को उनके व्यक्तित्व में अनेक पात्र के साथ जो व्यवहार होता है और उसकी क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी साम्यता, तीनों का गतिशील पात्र होना है। उपन्यास में चित्रित ये तीनों स्त्रियां स्थिर पात्र नहीं हैं, यानी हम कह सकते हैं कि घटनाओं, परिवेश और पात्रों की प्रतिक्रिया से यह आदि से अंत तक चारित्रिक द्वंद्व परिवर्तन को लिए हुए पात्र हैं। इनमें चारित्रिक महानता है तो अंतर्विरोध और विचलन भी है। तीनों के बीच तीसरा साम्य यह है कि तीनों ही माणिक मुल्ला के जीवन में प्रेम लेकर आती हैं। समानता यह भी है कि इन तीनों का माणिक से प्रेम फलीभूत नहीं होता और तीनों के जीवन में त्रासद प्रसंग घटित होते हैं। इन तीनों की प्रेम कथा के माणिक से जुड़ने के कारण ही आलोचक देवेंद्र इस्सर ने आधुनिक हिंदी उपन्यास भाग 1 में लिखा है, वास्तव में कहानियां तो केवल 3 ही हैं, जमुना, लिली और सत्ती से माणिक मुल्ला का प्रेम। अब हम इस उपन्यास की 3 प्रमुख स्त्रियों के व्यक्तित्व का विश्लेषण करने का प्रयास करते हुए नारी की स्थिति को जानेंगे। इनमें पहली है जमुना। जमुना जो मध्यवर्गीय आर्थिक सामाजिक संरचना में दहेज के कारण स्त्री की विद्रूप स्थिति को सामने लाती है। उपन्यास की शुरुआत में जमुना की कहानी आती है। मध्यवर्गीय अभिरुचियों और अंतर्विरोधों से जमुना का चरित्र निर्मित होता है। अतृप्ति, अभाव की भूमि से वह चरित्र आकार भी पाता है। जमुना जो लिली की तरह ही अपने माता पिता की इकलौती संतान है, पर जमुना और लिली दोनों के बीच वर्गीय धरातल में को लेकर भिन्नता है। जमुना के पिता बैंक में साधारण क्लर्क थे। घर की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई थी। आमदनी से कहीं अधिक बढ़ते व्यय ने धीरे धीरे परिवार को आर्थिक रूप से इतना अधिक जर्जर कर दिया कि जोड़ा हुआ धन भी समाप्त हो गया, जिससे जमुना की शादी के लिए घर में कानी कौड़ी शेष न बची। लेकिन प्रेम अभावों को नहीं देखता। जमुना पड़ोस में रहने वाले हमउम्र तन्ना को चाहती थी। जमुना की मां लड़की के मनोभाव को भांपकर उसे सामाजिक मर्यादा में लिपटे विवाह संस्था के कुछ नियम समझाती है कि तन्ना निचले गोत का है। यह विवाह तन्ना के घर जमाई होने की शर्त पर स्वीकार किया जाता है, जिसे तन्ना का पिता ठुकरा देता है। आर्थिक तंगी और दहेज न दे पाने की स्थिति में जमुना की मां निर्णय लेती है, जब दहेज होगा तब ब्याह करेंगे, नहीं लड़की कुंवारी रहेगी। रास्ता नहीं सूझेगा तो लड़की पीपल से ब्याह देंगे, पर नीचे गोत वालों को नहीं देंगे। जमुना के साथी के रूप में हम माणिक मुल्ला को पाते हैं। वह जमुना के उदास दिनों का साथी है। जमुना और माणिक पड़ोसी हैं। जमुना की उम्र 15 वर्ष और माणिक की 10 वर्ष है। दोनों के बीच हंसी मजाक का रिश्ता है, जो धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ता है, और जमुना की अधिकार भावना तन्ना और माणिक दोनों के संदर्भ में हमें दिखाई देती है। तन्ना से विछोह माणिक से जमुना की निकटता का एक कारण बनता है। जमुना के टूटे मन जीवन का साथी बनता है माणिक मुल्ला। जब जमुना 20 की है और माणिक 15 का, तब तन्ना से प्रेम करते हुए भी जमुना माणिक को कभी कभी तन्ना समझने की भूल कर बैठती है। अकेले में माणिक को पाकर उससे शारीरिक निकटता वास्तव में जमुना की कुंठा की अभिव्यक्ति ही है। परंतु माणिक के अपने प्रति प्रेम को प्रकट करने पर जमुना सचेत हो जाती है और अपराध बोध से ग्रसित होती है कि वो एक लड़के को खराब कर रही है। अतृप्त प्रेम और अविवाहित रह जाने पर वह माणिक को अपना राजदार भी बनाती है। उससे तन्ना की बुराई तो करती ही है, साथ ही सस्ती प्रेम कहानियों की किताबें और सिनेमा के गीतों की किताबें भी मंगवाती है। भोजन का लालच देकर नमक की अदायगी स्वरूप माणिक से रोज भेंट भी करती है। जमुना से जुड़ा एक अन्य पक्ष है
अनमेल विवाह की त्रासदी और विवाहित जमुना का समृद्ध जीवन। दूर की एक रिश्तेदार के प्रयासों से जब जमुना का विवाह एक तिहाजू वृद्ध जमींदार से तय हो जाता है, तब शुरू में जमुना बहुत रोती है, पर जल्द ही समझ जाती है। उपन्यासकार ने उसकी स्थिति को कुछ इस तरह रखा है, जब जमुना के द्वारे बारात चढ़ी तो माणिक मुल्ला ने देखा और उन्होंने उस पुख्ता दीवार का जो वर्णन दिया, उससे हम लोग लोटपोट हो गए। जमुना ने उसे देखा तो बहुत रोई, जेवर चढ़ा तो बहुत खुश हुई, चलने लगी तो यह आलम था कि आंखों में आंसू नहीं थमते थे और हृदय में उमंगें नहीं थमती थी। इस अनमेल संबंध से जमुना के माता पिता की दहेज देने की समस्या का निवारण तो होता ही है, साथ ही जमुना का वर्गांतरण भी होता है। अब जमुना विपन्न परिवार की लड़की नहीं, बल्कि एक संपन्न वृद्ध जमींदार की युवा पत्नी बन जाती है। ससुराल से पहली बार लौटने पर जीवन में हुए इस नए आर्थिक बदलाव की ठसक और अभिमान भी उसमें साफ दिखाई देता है। मायके आने पर वह अपनी सखी से कहती है, अरे कम्मो, वो इतने सीधे हैं कि जरा सी 3-5 नहीं जानते, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे हों। पहली दोनों के मैके वाले सारी जायदाद लूट ले गए, नहीं तो दन फटा पड़ता था। मैंने कहा, आप तुम्हारे साले साली आवेंगे तो बाहर से ही विदा करूंगी, तुम देखते रहना। तो बोले, तुम घर की मालकिन हो, सुबह शाम दाल रोटी दे दो, बस मुझे क्या करना है। 24 घंटे मुंह देखा करते हैं। इस पूरे संवाद में जमुना का चारित्रिक अंतर्विरोध उजागर होता है। जहां वह आरंभ में वैयक्तिक प्रेम की प्राप्ति के लिए पारिवारिक स्तर पर आधुनिक स्त्री की तरह संघर्ष करती दिखाई देती है, वहां जल्द ही आर्थिक पक्ष पर वह संपन्न वृद्ध की सुहागिन बनने पर विरोध की ललक को त्याग देती है। विवाह के प्रसंग में उपन्यासकार की दृष्टि स्त्री के चयन के अधिकार को छीन लेने वाले समाज को दिखाने से भी नहीं चूकी है। दुनिया भर की अधिकांश स्त्रियां किस तरह विवाह संस्था में जबरन धकेले जाकर सामाजिक न्याय से वंचित रहती हैं, इस विषय में जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किताब स्त्री पराधीनता में लिखा है। हमारे गृहस्थ जीवन की नींव जिन मूल्यों पर आधारित है, वे सामाजिक न्याय के मूल्यों के एकदम विपरीत हैं। यही कारण है कि उपन्यास जमुना के भीतर अनेक जमुनाओं की छवियों को हमें दिखाता है, जिसे उपन्यासकार ने इस रूप में शब्द दिए हैं, आज 90% लड़कियां जमुना की परिस्थिति में हैं। वे बेचारी क्या करें, तन्ना से उनकी शादी हो नहीं पाई, उनके बाप दहेज जुटा नहीं पाए, शिक्षा के नाम पर मिली मीठी कहानियां आदि आदि। आलोचक डॉक्टर देवी प्रसाद कुंवर ने अपनी किताब धर्मवीर भारती का कथा संसार में लिखा है, उपन्यासकार ने निम्न मध्य वर्ग के युवक युवतियों की कुंठा, निम्न मध्यवर्गीय लोगों के वैवाहिक जीवन, मिथ्या धर्माचार, झूठी नैतिकता और घोर निराशा का उल्लेख किया है। एक अन्य पक्ष जो जमुना से जुड़ा हुआ है, वह है भविष्य के प्रति सचेत सावधान जमुना। जमुना की व्यावहारिक बुद्धि उसे भविष्य और संपत्ति के उत्तराधिकारी के लिए सावधान करती है। संतानोत्पत्ति न होने पर तरह तरह के धार्मिक कर्मकांडों की शरण में वह जाती है। यह पक्ष जमुना के भीतर की असुरक्षित स्त्री को हमारे सामने लाता है, जिसे कभी पिता तो कभी पति तो कभी पुत्र के रूप में एक संरक्षक पुरुष चाहिए। जमुना उस पुरुष प्रधान समाज की अनुगामिनी दिखाई देती है, जिसे सामाजिक स्तर पर पुरुष के रूप में एक सुरक्षा बोध, आर्थिक स्तर पर उत्तराधिकारी और अस्मिता के स्तर पर मातृत्व से परिपूर्ण व्यक्तित्व चाहिए। उपन्यासकार एक और जमुना के इस चतुर्पक्ष को सामने लाता है, तो दूसरी ओर जमुना जैसी अनेक स्त्रियों की असहाय स्थिति को भी वह जैसे नहीं भूलता है। इसीलिए अंतर्विरोध होते हुए भी जमुना हमें एक दयनीय पात्र के रूप में दिखाई देती है। जोशी द्वारा बताए उपाय को मानकर कार्तिक भर सुबह कष्ट साध्य गंगा स्नान करती है। जमींदार का तांगे वाला रामधन उसे एक सरल उपाय बता देता है और नए अंधविश्वास के फलस्वरूप दोनों की परस्पर निकटता बढ़ती है। घोड़े के नाल से अंगूठी तैयार होती है और उसके प्रताप से जमुना को पुत्र मिलता है। स्वाभाविक है कि पति की वृद्धावस्था और संतानहीनता के विकल्प में जमुना और रामधन का संबंध संतानोत्पत्ति का कारण बनता है। इसका प्रमाण जमींदार की मृत्यु के बाद जमुना और उसके पुत्र का दायित्व निभाते रामधन की सामाजिक आर्थिक स्थिति का परिवर्तन है, जिसे देख माणिक मुल्ला कहता है, सिल्क का कुर्ता, पान का डब्बा, बड़े ठाठ हैं उसके। कथाकार चिंतक सुधा अरोड़ा अपने लेख धर्म के शिकंजे में औरत में लिखती हैं, गरीब कामगर वर्ग से लेकर मध्य वर्ग तक का आम जन अपनी सारी तकलीफों,
दुर्दिनों से निजात पाने के लिए मनुष्य से बड़ी एक दिव्य सत्ता पर विश्वास करता आया है, जिसे उसने नैतिकता, मानवता, इंसानियत सबका प्रतिरूप माना है, जिसमें उसकी आस्था है। यह आस्था कब अंधविश्वास में बदल जाएगी नहीं कहा जा सकता। जमुना धर्म के मार्ग से अंधविश्वास की ओर बढ़ती है और अंधविश्वास से वह नैतिक विचलन की ओर चली जाती है। जमुना का व्यक्तित्व गतिशील व्यक्तित्व है। उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव होता है। पिता के हमउम्र पति को वह भावी जीवन में दारिद्र्य के संकटों से उबरने के लिए स्वीकारती है, तो दूसरी ओर पुत्र की प्राप्ति में विचलन की अनैतिक स्थिति अपनाकर भी नैतिक मर्यादा को ओढ़े रखती है। इसका कारण वैधव्य झेलती स्त्री के पुरुष विहीन एकाकी जीवन के संकटग्रस्त होने की प्रबल आशंका है। जीवन में अनेक बाधाओं के बाद भी जमुना के मन में तन्ना के प्रेम की ज्योति कभी भी मंद नहीं पड़ती। इस तरह रूढ़िग्रस्त समाज की जकड़बंदियों और आर्थिक संघर्ष से जमुना का व्यक्तित्व आकार पाता है। इस उपन्यास का दूसरा प्रमुख स्त्री पात्र है लिली। उच्च वर्गीय अभिरुचियों से संपन्न व्यक्तित्व है लिली का। लिली उच्च वर्ग के सुविधाजीवी ढांचे में पली बड़ी लड़की है। उसे जमुना की तरह कभी आर्थिक संघर्षों में अपनी निजता को नहीं खोना पड़ा है और न ही सुरक्षा बोध के चलते उसने जीवन में कभी अनैतिक समझौते ही किए। उच्च संभ्रांत वर्ग से संबद्ध होने के कारण लिली की जो वर्गीय अभिरुचियां हैं वह भी भिन्न हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त लिली साहित्य और सिनेमा में विशेष रुचि लेती है। यही नहीं, वह उनके गंभीर विश्लेषण में बहुत कुशल है। कलाओं में उसकी बहुत गहरी रुचि है, लेकिन विचारशील होते हुए वह भावुक भी है और विचार और व्यवहार में आधुनिक भी दिखाई देती है। ये अलग बात है कि उसका जीवन भी जमुना के जीवन की तरह त्रासद ही रहता है। लिली रूपमती है और रूप के साथ साथ उसकी उदासी भी उसके चेहरे पर दिखाई देती है। उपन्यासकार ने लिली के बाह्य व्यक्तित्व का परिचय पाठकों को इस प्रकार दिया है। चंपे की कलियों से उसकी लंबी कलात्मक उंगलियां, सिसकियों से कांप कांप उठने वाला उसका सोनजूही सा तन, उसके गुलाब की सूखी पंखुड़ियों से होंठ और कमरे का उदास वातावरण, पता नहीं कौन सा दर्द था जिसकी उदास उंगलियां रह रहकर उसके व्यक्तित्व के मृणाल तंतुओं के संगीत को झकझोर रही थी। अप्रतिम रूप, यौवन और मन की उदासी को लिली के व्यक्तित्व में निरूपित किया गया। यह उदासी जीवन में प्रेम के अभाव से उपजी है। लिली अपने बाल सखा, गुरु और विश्वास पात्र माणिक मुल्ला से प्रेम करती है, पर माणिक में उसे अपनाने का साहस नहीं है। इसीलिए रूपमती लिली की उदासी, नैराश्यपूर्ण संवाद आरंभ से ही पाठक को चकित करते हैं। लिली कुंठा रहित जीवन जीती है। लिली पितृविहीन है और धनी माँ की उन्मुक्त परवरिश में पली बड़ी इकलौती संतान के रूप में पाठकों के समक्ष आती है। माणिक से वह निर्द्वंद्व होकर हर बात को साझा करती है। माणिक उसके विश्वास पात्र मित्र, आत्मीय और गुरु की भूमिका में दिखाई देता है। हम कह सकते हैं कि यदि माणिक ने हाथ बढ़ाया होता तो दोनों के विवाह की परिस्थितियां भी उपन्यास में सहज बन सकती थी, पर माणिक की इच्छा थी कि लिली साहित्यिक कृतियों की उत्कृष्ट नायिकाओं की तरह पवित्र, सूक्ष्म, दृढ़ बने जितनी की देवसेना। दोनों के संबंध में हम एक सहज उन्मुक्तता को पाते हैं। विवाह से पूर्व लिली समर्पित भाव से माणिक के पांवों पर दो गर्म होठ रख देती है, पर माणिक की पलायनवादी वृत्ति उसे आहत करती है। लिली का जीवन असफल वैवाहिक जीवन की भी दास्तान है। लिली उम्र में तन्ना से बहुत छोटी है। वैधव्य झेलती समृद्ध माँ की इकलौती संतान और पति के घर की कमतर आर्थिक हालत के चलते एक स्वाभाविक अभिमान से लिली हमेशा दीप्त रहती है। यह अभिमान न सिर्फ तन्ना की अपेक्षा सुदृढ़ आर्थिक पृष्ठभूमि से आने के कारण है, बल्कि जिस तरह वह बौद्धिक चेतना में संपन्न है और अधिक शिक्षित है उसके कारण भी है। माँ द्वारा विवाह पक्का करने का कोई विरोध लिली भले ही नहीं करती, पर अपने ससुर महेश्वर दलाल और बाद में पति तन्ना से वह नफरत करती है। उसका विवाहित जीवन सुखमय नहीं है। तन्ना से कभी भी उसका सहज संवाद या सहज संबंध नहीं दिखाई देता। वह हमेशा तन्ना को ताने दिया करती है या उसकी उपेक्षा करती है। एक बेटे की मां बनती है, पर बेटा भी जैसे दोनों के बीच प्रेम का कोई रिश्ता नहीं बना पाता। उपन्यासकार इस स्थिति के संदर्भ में कहता है, पहला बच्चा होने में पत्नी मरते मरते बची और बचने के बाद वह तन्ना से
गंदी छिपकली से भी ज्यादा नफरत करने लगी। तन्ना की उपेक्षा और बीमारी में भी उसके करीब ना आना लिली की कठोरता को हमारे सामने लाता है। इस उपन्यास की तीसरी प्रमुख स्त्री पात्र है सत्ती। सत्ती निम्न वर्ग की श्रमशील जिंदगी के बहुविध संघर्षों को जीने वाली विशिष्ट पात्र है। उपन्यास की अंतिम कहानी माणिक और सत्ती के बीच पनपने वाली तीसरी प्रेम कहानी है। इस कहानी के केंद्र में सत्ती नाम की स्त्री है। सत्ती निम्न वर्ग की है और इसीलिए अन्य स्त्रियों की अपेक्षा उसके जीवन में आर्थिक सामाजिक उत्पीड़न भी अनेक तरह के हैं। संयोग से उपन्यास की यह तीसरी कहानी भी पहली दो कहानियों और उनके केंद्र में रहे स्त्री पात्रों की अंत की भांति त्रासद ही है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सत्ती की कहानी जमुना और लिली से गुणात्मक रूप में कहीं अधिक त्रासद और पाठक की चेतना को झकझोर देने वाली है। सत्ती अनाथ और अज्ञात कुल वाली बच्ची है। सत्ती चमन ठाकुर की मुंह बोली भतीजी है। चमन ठाकुर से उसका कोई रक्त संबंध नहीं है। सेना में नौकरी करते चमन ठाकुर को कहीं 3-4 बरस की एक रोती हुई लड़की मिल गई थी जिसे वह अपने संग ले आता है। बाद में जब दुर्घटना के चलते चमन ठाकुर का हाथ कट जाता है, वो अपने जीविकोपार्जन के लिए साबुन का काम शुरू करता है। काम का हिसाब किताब चमन ठाकुर करता है, पर ठाकुर का पहिया छाप साबुन बनाने बेचने का सारा श्रम सत्ती करती है। अनाथ और अज्ञात कुल वाली इस बच्ची के मुंह बोले चमन ठाकुर चाचा से उसे कभी भी कोई संवेदना नहीं मिलती। उपेक्षित और कर्मठ जीवन जीते हुए सत्ती फिर भी खुशमिजाज स्वभाव की बनी रहती है। कर्मठ, साहसी और स्वाभिमानी सत्ती आर्थिक अभावों में पली बड़ी है और चमन ठाकुर की पनाह में है, पर पूरे उपन्यास को पढ़कर जाना जा सकता है कि चमन ठाकुर के घर और उसके व्यापार का सारा दायित्व सत्ती पर ही है। प्रतिकूल परिस्थितियों, अभावग्रस्त जीवन और स्नेहहीन बचपन में पली हुई सत्ती श्रम और साहस के मूल्य को बालपन से ही अर्जित करती है। उसके चेहरे पर एक विशिष्ट चमक है जो जमुना और रूपमती लिली से उसे भिन्न दिखाती है। भिन्नता का कारण संघर्षों से निखरा उसका व्यक्तित्व और उसमें समाहित स्वाभिमान और साहस की लौ का होना भी है। इसीलिए उपन्यासकार ने सत्ती के विषय में लिखा है, श्रम ने सत्ती के बदन में एक ऐसा गठन, चेहरे पर एक ऐसा तेज, बातों में एक ऐसा अदम्य आत्मविश्वास पैदा कर दिया था कि जब उसे माणिक मुल्ला ने देखा तो उनके मन में लिली का अभाव बहुत हद तक भर गया। संघर्षों की धार पर सत्ती का व्यक्तित्व तैयार हुआ था। यही कारण है कि सत्ती पढ़ी लिखी भावुक लिली और दूसरी तरफ अनपढ़ी दमित मन वाली जमुना से एकदम भिन्न दिखाई देती है। आलोचक डॉक्टर देवी प्रसाद कुंवर ने जमुना से सत्ती की तुलना करते हुए लिखा है, जमुना मध्यवर्ग की ऐसी लड़की थी जो नैतिक विकृति का शिकार थी, लेकिन सत्ती बौद्धिक, नैतिक और आर्थिक दृष्टि से निम्न स्तर की होते हुए भी अधिक ईमानदार, अधिक सच्चरित्र और अधिक वफादार है। सत्ती के विषय में पितृसत्ता के अनेक पूर्वाग्रह भी उपन्यासकार ने दिखाए। सत्ती में एक स्वाभाविक उन्मुक्तता है जो लोगों के बीच न किसी संपर्क में बाधा बनती है और न ही किसी संवाद में रुकावट बनती है। सत्ती के सहज स्वभाव को पितृसत्ता अनेक जड़ पूर्वाग्रहों से देखती है। ये पूर्वाग्रह सत्ती के चरित्र पर संदेह रखते हैं। सत्ती को बिकाऊ मान लिया जाता है और इस रूप में उसके साथ अनेक पुरुष अनुचित मनमाने व्यवहार के लिए अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। उपन्यास में रसिक पुरुष ही नहीं, माणिक जैसे शिक्षित पुरुष भी सत्ती को पूर्वाग्रही दृष्टि से देखते हैं। एक समय में वह कहता है, वह अच्छी लड़की नहीं कही जा सकती थी क्योंकि रहन सहन में एक अजीब सी विलासिता झलकती थी। चाल ढाल भी बहुत उद्दीप्त करने वाली थी। वह आने जाने वाले परिचित अपरिचित से बोलने बतियाने के लिए उत्सुक रहती थी। गली में चलते चलते गुनगुनाती थी और अकारण ही लोगों की ओर देखकर मुस्कुरा देती थी। आगे चलकर सत्ती के व्यक्तित्व से परिचित होने के बाद इस दृष्टि में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आता है, पर कुछ पूर्वाग्रह बरकरार रहते हैं। ऐसी पूर्वाग्रह ग्रस्त मानसिकता को परखकर सत्ती ने आत्मरक्षा का गुण भी अपने अनुभवों से अर्जित किया है। वह आत्मरक्षा के लिए सदा अपने पास एक चाकू रखती है। अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत सत्ती विरोध की धारदार आवाज और चाकू के रूप में रखे हथियार से पितृसत्ता से लड़ना सीख लेती है। अपनी लघुता को महत्व में बदलना भी जानती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता से उपजा उसका स्वाभिमान भी उसके पास है।
एक अन्य पक्ष भी देखा जा सकता है सती के व्यक्तित्व में, वह है सहज स्वस्थ मैत्री का। अपने जीवन में आए अनेक रूप लोलुप पुरुषों से परे सती माणिक को एक हमदर्द पुरुष के रूप में मानती है। हिसाब किताब में उसकी मदद करने वाला माणिक धीरे धीरे सती का मित्र बन जाता है, जिस पर सती को सबसे अधिक भरोसा है। मित्रता के स्वरूप को धर्मवीर भारती ने इस प्रकार वर्णित किया है। मित्रता का अर्थ था एक दूसरे के दुख सुख, श्रम और उल्लास में हाथ बटाना। उसमें कहीं कोई गांठ, कोई उलझन, कोई भय, कोई दमन, कोई कमजोरी नहीं थी, कोई बंधन नहीं था। उसका मन खुली धूप की तरह स्वच्छ था। अगर उसे लिली की तरह थोड़ी शिक्षा भी मिली होती तो सोने में सुहागा होता। साहसपूर्ण मैत्री से बना सती का उदार और जीवंत व्यक्तित्व जमुना और लिली से इस तरह भिन्न है कि वह मध्यवर्ग की मर्यादाओं के शीशों के पीछे सजी हुई गुड़िया की तरह बेजान और खोखली न हो। माणिक की उपलब्धि पर सती बेहद प्रसन्न होती है। 12वीं पास माणिक को वह बड़े लाट के दफ्तर में कार्यरत देखना चाहती है। माणिक के आगे पढ़ने और भैया भाभी द्वारा आर्थिक मदद न करने पर सती उसकी आर्थिक मदद का भी आश्वासन देती है। एक अंतिम पक्ष जो सती के व्यक्तित्व को और ज्यादा गहराई से सामने लाता है, वह है सती के भरोसे की हत्या और सती के प्रतिरोध की चेतना। सती शिक्षित नहीं है, पर अनुभवों की पाठशाला ने उसे अनौपचारिक ज्ञान धारा में पारंगत किया है। वह तार्किक है। अपनी अस्मिता के प्रति चिंतित सती आधुनिक स्त्री छवि के बेहद करीब महसूस होती है। इसीलिए न उसमें लिली सी भावुकता और अहंकार है, न ही जमुना की तरह उसने परिस्थितियों से समझौता करना सीखा है। मित्रता होते हुए भी माणिक के मन में सती के रूप के प्रति आकर्षण बना रहता है और उसके पास रहने वाले चाकू से वह भयग्रस्त रहता है। महेश्वर दलाल द्वारा चमन ठाकुर से 500 रुपये में वस्तु की भांति खरीदे जाने और बलात्कार का विद्रूप प्रसंग भी दुखी मन से सती माणिक को बताती है। भरोसे की डोर थामे सुरक्षित भविष्य का सपना लेकर जब अंत में सती चमन ठाकुर और महेश्वर दलाल के शिकंजे से भागकर माणिक के घर पहुंचती है तो डरपोक माणिक अपने भाई को सब कुछ सच सच बता देता है। उसका भाई जल्द ही चमन ठाकुर और महेश्वर दलाल के हाथ सती को पकड़वा देता है। यह घटना सती के भरोसे की दीवार को ढहा देती है। वह माणिक के प्रति एक तीव्र घृणा से भर उठती है। उपन्यासकार ने उसकी प्रतिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त किया है, सती देखते ही नागिन की तरह उछलकर कोने में चिपक गई और क्षण भर में ही स्थिति समझकर चाकू खोलकर माणिक की ओर लपकी। अफवाह उड़ती है कि सती मर गई, पर अंत में सती एक भिखारी और बच्चे के साथ भीख मांगती दिखाई देती है और वह माणिक से टकराती है। माणिक से भेंट होने पर वह चौंकती है और उसका हाथ कमर पर चाकू की तलाश में जाता है। सती की इस प्रतिरोध चेतना को स्त्री चिंतक मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट की किताब स्त्री अधिकारों का औचित्य साधन की पंक्तियों से इस रूप में समझा जा सकता है कि सती की मुक्ति स्वयं को उपभोग के रूप में आंके जाने का विरोध करने में समाहित है और साथ ही साथ इस विरोध के वह तार्किक लड़ाई लड़ना भी जानती है। स्त्रियों के लिए वह कहती हैं, पूर्व धारणाओं का विनम्र दास बनने की अपेक्षा तर्क की सत्ता के समक्ष झुका जाए। मैरी की इस बात को हम सती के चरित्र में देख पाते हैं। अपनी वर्तमान विडंबनामयी स्थिति का तार्किक मूल्यांकन करते हुए सती माणिक को विश्वासघाती करार देती है। सती की पूरी देह मुद्रा माणिक के प्रति तीखी घृणा को व्यक्त करती है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि सूरज का 7वां घोड़ा संक्षिप्त कलेवर का उपन्यास होते हुए भी अनेक स्त्री पात्रों, उनके विशिष्ट संदर्भों और कथाओं को लिए हुए चलता है। पूरे उपन्यास की कथा को 3 स्त्रियों जमुना, लिली और सती के माध्यम से सामाजिक आर्थिक धरातल प्रदान किया गया है। जीवन के विद्रूप यथार्थ को रचने वाले उपन्यास में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या लेखक की सहानुभूति इन स्त्री चरित्रों के प्रति है? क्या वह इन स्त्री पात्रों की पीड़ा का तादात्म्य अपने पाठकों से करा पाया है? इसका उत्तर यही है कि उपन्यासकार ने पितृसत्ता के सामाजिक दबावों को वहन करती स्त्रियों के संघर्ष, उनकी पीड़ा, उनकी आशाओं, उनके जीवन के अनेक विरोधाभासों और संघर्षों को पाठकों की सहानुभूति के साथ जोड़ा है। साथ ही साथ पितृसत्ता के अनेक सामाजिक दबावों को भी दर्शाया है। स्वातंत्रोत्तर भारत के समय की इस कथा ने स्त्री की परतंत्रता की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक
जैसी अनेकानेक परतें उभारी हैं। भले ही इन स्त्रियों के में वर्गीय असमानताएं दिखाई देती हैं, पर इसके बावजूद कुछ समानताएं भी हैं, जिनका प्रमुख कारण यही है कि पितृसत्तात्मक समाज इन स्त्रियों के प्रति लगभग एक जैसी कार्यवाही करता है।